बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैक्ट फाइंडिंग विद असद गर्ल। मैं उसामा जाहिद हूँ और खुद मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर तहकीकाती सहाफ़ी तजज़ियाकार असद गर्ल साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान के अगर सियासत की बात की जाए तो आज का दिन इंतहाई अहम तरीन जो है वो साबित हुआ है। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के लिए जो इलेक्शन लड़ने का रास्ता है वो हमवार हो चुका है। आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक ताहयात नाअहली केस जो है जो फैसला किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, आप ये भी कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिया ही फैसला आज कालअदम करार दे दिया। जस्टिस साकिब निसार का दिया गया फैसला आज जस्टिस काजी फायज ईसा ने कालअदम करार दे दिया है। इस फैसले के बाद बानी चेयरमैन पीटीआई जहांगीर तरीन, मियां नवाज शरीफ और दीगर रहनुमा जो नाअहल हो चुके हैं, नाअहल हो सकते थे, सबको रिलीफ मिला है। ताहयात नाअहली किसी भी सियासी जमात के लीडर वर्कर की नहीं की जाएगी बल्कि महदूद मुद्दत के लिए नाअहल किया जाएगा। इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे असद खल साहब। मियां नवाज शरीफ की नाअहली का जो रास्ता है वो हमवार हो चुका है। इलेक्शन लड़ने की आखिरी दरार जो है वो भी ख़त्म हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस प्रोग्राम के अंदर आपने जब सवाल किया था कई दिन पहले, तो मैंने यही बताया था कि ये जो सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहली वाला मामला है, ये कभी इम्कान है कि ये फैसला जो है या डेक्लेरेशन आ जाएगा और उनका जो रास्ता है वो हमवार हो जाएगा और वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब मामला ये है कि ये चीज अगर एक वक्त अगर देखा जाए तरफ, तो ये नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन या कुछ लोगों को शायद और फायदा है, लेकिन इसमें बहुत सारे और ऐसे सियासतदान जिनको कल को ताहयात नाअहली का सामना करना पड़ सकता था, उसमें बानी चेयरमैन पीटीआई या और भी कुछ लोग जो है वो शामिल हो सकते हैं। तो अब सब के लिए ये एक रिलीफ है और 5 साल तक मैक्सिमम जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल होगी। 5 साल से ज्यादा किसी को भी नाअहल नहीं रखा जा सकेगा। दूसरी जानब इसके फैसले के अंदर एक और बड़ी अहम जो चीज है वो ये सामने आई है कि ना सिर्फ ताहयात नाअहली का जो फैसला है उसको करार दिया गया है, बल्कि इससे तो जो अकामा केस है जो जिनके जरिए उनको नाअहल किया गया था, वो केस भी अब बेसिकली उसको भी जो है उड़ा के रख दिया गया है। तो अब मामला ये है कि ये जो चीज है इस पे नून लीग जो है उसके लिए ये रास्ते तो सारे हमवार हो गए हैं। लेकिन जहां तक मामला है दूसरी जो बानी चेयरमैन पीटीआई, उनके हवाले से बहुत सारी अभी दीवारें जो है रास्ते के अंदर, रुकावटें हायल जो है वो मौजूद है और वो अभी तक जो है रास्ता उनका हमवार होता नजर नहीं आ रहा। खास तौर पर जो अगर बात की जाए, ये जो आइंदा आने वाले 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात है, उस वक्त तक तो अभी तक जो है जितनी रास्ते के अंदर हायल दीवारें हैं वो हटती हुई नजर नहीं आ रही। जी खल साहब, एक तो ये भी सूरत हाल है जिस तरह से आपने बात की कि रास्ते हमवार हो चुके हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल से पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक भोपाल जो है वो आया हुआ है। मियां नवाज शरीफ की नाअहली ख़त्म होती है तो एक मखसूस जमात की लीडरशिप और वर्कर्स जो हैं इसको ट्रोल कर रहे हैं। हमने देखा कि 2017 में जस्टिस साकिब निसार के फैसले से पहले मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके जो ट्रोलर्स थे वो ट्रोल करते रहे, उसका भी हमने नतीजा देखा। आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स या एक मखसूस जमात की दीगर जमातों के जो उनके साथ मिले हुए हैं इस वक्त इस बयानिए में जस्टिस काजी फायजा को ट्रोल कर रहे हैं, तो क्या इसके भी वही असरात झेल सकती है तहरीक इंसाफ? देखिए, ये अब पाकिस्तान के अंदर एक रवायत बन चुकी है और ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जो इस तरह के खास तौर पर जो सियासी शख्सियात के हवाले से या जो सियासी केसेस होते हैं, क्योंकि सियासी शख्सियात से वाबस्ता जो भी केस होता है उसको सियासी केस के तौर पर लिया जाता है और उसका जो फैसला जब आता है किसी सियासी जमात की शख्सियत को फेवर कर रहा होता है या किसी जमात या शख्सियात जो है उनको वो खिलाफ जा रहा होता है, तो उसमें फिर इस तरह के ट्रेंड भी चलते हैं, इस तरह की कैंपेन्स भी चलती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है अब ये सिलसिला जो है काफी अब ये पुराना हो चुका है और इस वजह से अगर ये कहें कि किसी इस तरह की ट्रोलिंग से, इस तरह के ट्रेंड से अगर किसी अदालत के ऊपर किसी फैसले के ऊपर असरअंदाज हुआ जा सकता होता तो आज ये फैसला ना आता, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि जस्टिस काजी फाइज साहब या दीगर जज साहबान को नहीं पता होगा कि अगर वो ये फैसला जिस तरह का आज आया करेंगे तो उसके ऊपर
कौन सी जमात के, मखसूस जमात के जो लोग हैं वो उनके ऊपर ट्रोलिंग करेंगे, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाएंगे, पता था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने जो फैसला वही दिया जो उन्होंने समझा उनके मुताबिक जो सही फैसला था, या जो आइन और कानून के मुताबिक फैसला समझते हुए उन्होंने जो मुनासिब समझा वही फैसला दिया। तो लिहाजा ये जो सोशल मीडिया के हवाले से जो ट्रेंडिंग ये चलती हैं चीजें, तो मैं नहीं समझता कि फैसलों के ऊपर इनका कोई भी असर जो है लेकिन वो होता है। कल साहब एक और बात भी है ना, फायज ईसा साहब कहते हैं ना तो मैं सोशल मीडिया देखता हूँ ना मैं मीडिया देखता हूँ, तो मेरे ख्याल में तो उनका इस चीज का जो असर नहीं होता होगा ना अगर वो नहीं देखते तो। देखिए, अगर वो नहीं देखते, लेकिन अगर चीफ जस्टिस आपने अभी मिसाल दी है, साकिब निसार साहब जब थे तो उस वक्त भी उनके खिलाफ भी तो मीडिया के ऊपर नून लीग की जानब से खास तौर पर जो ट्रोलिंग की जाती थी और ट्रेंड चलाए जाते थे, और इस तरह जस्टिस उमर ताब बंदियाल के हक में और उनके खिलाफ भी ट्रेंड चलाए जाते रहे, और इससे पहले भी जस्टिस काजी फाइसा के खिलाफ ट्रेंड चलते रहे उनके हक में भी। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो अगर कोई देखता भी है जज मीडिया या नहीं भी देखता, तो फिर बात वही है कि फैसले जो है वो इन जो है कंपेन्स के जेर असर नहीं नजर आ रहे। फैसले जो है वो अपने जजेस जो है वो अपने जो मुनासिब समझते हैं, या जो वो अपने माइंड या अपने कानून आइन के अंदर रहते हुए जो वो समझते हैं सही चीज, वो फैसले करते हैं, बजाय इस चीज को, इन ट्रेंड्स को या इन चीजों को असर लिए। क्योंकि अगर इन असरात की बुनियाद पर फैसले होते तो बहुत सारे फैसले फिर आज जो हो रहे हैं इनसे बहुत मुख्तलिफ होते। क्योंकि जो एक फिजा पाई जा रही है, जो एक हालात वाकयात हैं, जिस तरह की ठीक है। सोशल मीडिया के हवाले से मुख्तलिफ जो है कंपेन चल रही हैं, तो उसके हिसाब से तो ये फैसले फिर आज जिस तरह से आए हैं, या फैसला जो आया है, ये इसके बरक्स होता। कल साहब जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, सियासी असर और रसूख किस तरह से असरअंदाज होता है। रात को हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फंड रेजिंग टेलीथॉन की, तो पाकिस्तान भर में जो है इंटरनेट जो है उसकी बंदिश उसका सामना करना पड़ा। सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है उनकी जो है उनको बिठा दिया गया, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक दीगर जो है काम करना छूट गए। इससे पाकिस्तान की मईशत पर क्या असरात पड़ते हैं? क्या पाकिस्तान की सियासत में इस तरह की चीज़ों को घसीटना, आईटी का शोबे को जिस तरह देख सकते हैं वो मुतासर हुआ। आज दोबारा वही टेलीथॉन हो रहा है, तो आज भी इंटरनेट की कोई बंदिश नहीं है, तो ये मखसूस तरीके से इसको मिसहैव करना या इसको हाईजेक करना, क्या ये मुनासिब हो सकता है सियासत के लिए या रियासत के लिए? अगर टेलीथॉन हो रही है या फंड रेजिंग की कोई कंपेन हो रही है, तो मैं नहीं समझता कि उस हवाले से कोई इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करने की जरूरत है कि आप सोशल जो अकाउंट्स हैं या नेट की स्पीड स्लो कर दें या बंद कर दें। उससे दुनिया भर के अंदर जो है पाकिस्तान की जागनसाई होती है, और फिर बहुत सारी इंटरनेशनल कंपनीज जो होती हैं उनका आपको पता है नेट से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं, और किसी भी मुल्क के हवाले से अगर इस तरह की बार बार बंदिश करेंगे तो वो बहुत नेगेटिव इस चीज का इम्पैक्ट आता है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम ये एक दूसरा भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि जब फंड रेजिंग की अगर कंपेन की जाए या उसके हवाले से एक स्पेस बनाई जाए ट्विटर के अंदर, तो वहां पे फंड रेजिंग के बजाय अगर आप उसको एक इन द गार्ब ऑफ या इन द गाइस ऑफ फंड रेजिंग, अगर आप कोई पॉलिटिकल कंपेन चलाएं और एक सियासी जमात या एक सियासी जमात के बानी चेयरमैन जो है उनके हवाले से हमदर्दियां पैदा करने की कोशिश करें, और दीगर जो जमातें हैं उनकी मुखालिफ हैं उनके खिलाफ अगर प्रोपेगेंडा करें, तो वो बात भी गलत है। अगर हुकूमत इंटरनेट बंद करती है फंड रेजिंग की हवाले से किसी एक्टिविटी के ऊपर, तो वो हुकूमत की जानब से भी उसको गलत कहा जाएगा और उसकी मजम्मत की जानी चाहिए। लेकिन दूसरी जानब अगर इस फंड रेजिंग की आड़ में अगर पॉलिटिकल उसको अजाइम के लिए, मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाए इस इवेंट को, तो वो भी बात गलत है, तो उसकी भी मजम्मत फिर उसी तरीके कल से साहब की जानी आपने चाहिए। जिस तरह से बात की कि ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, सराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान वो कहते हैं कि बाज़ सियासी पार्टियां भी इलेक्शन मुलतवी करवाने के लिए ख्वाहिश रखती हैं, बाज़ सियासी पार्टियां इलेक्शन नताइज से मुतल्लिक भी एनआरओ के इंतज़ार में हैं। यानी कि वो समझते हैं कि अभी भी थर्ड एम्पायर की जानिब कुछ पार्टियां देख रही हैं, और अभी तक कुछ पार्टियां चाहती हैं कि इलेक्शन मुलतवी में, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने कुछ दिन पहले परसों की बात है निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि अगर इलेक्शन मौजूदा हालात में, तो इसका मैं दाई नहीं हूँ, लेकिन उसमें कुछ उनके तवालित आती है, इलेक्शन इल्तवा का शिकार होते हैं, तो उसमें क्या हर्ज है, कौन सी बुरी बात है?
तो ये एक सियासी पार्टी इलेक्शन से भागे, कल साहब क्या समझते हैं? देखिए, मामला ये है कि ये जो चीज है, एक तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की जानब से ये जो बारहा, अब जब से ये इलेक्शन का शेड्यूल आया या डेट आई है, उस वक्त से लेकर कई दफा उनका ये जो ख्वाहिश है वो आ चुकी है। और जवाब वो कभी बनाते थे, हम्म। पहले उन्होंने मौसम का जवाब बनाया, उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अब सिक्योरिटी की ऐसी सिचुएशन है कि खैबर पख्तूनख्वा और जो है बलूचिस्तान के अंदर हमें आजादाना तरीके से इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे, जबकि उन्हीं हम्म। सूबों के अंदर दीगर जमातें जो वो मौजूद है और वो इंतखाबी मुहिम भी चला रही हैं। तो ये जो चीज है उनकी अपनी ही वो बातों के अंदर खुला जो तेजाद है, और वो उसका वजह ये है कि लग ये रहा है कि उनको जमीनी हकायक का बहुत हद तक इल्म हो गया, और उनको पता है कि अवाम जो है वो उनको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, अवाम उनको वोट देने हम्म। के लिए तैयार नहीं है। तो ये वो वजह है शायद जिस वजह से वो खाइफ है। और दूसरी जानब और भी मुख्तलिफ जो रूमर्स हैं वो कल गर्दिश करती रही, बहुत सारे मुल्कों से मुझे भी फोन आए, लोग पूछते रहे कि मुल्क के अंदर जो है मुख्तलिफ अफवाहों का जो बाजार गर्म रहा, कि निगरान वजीर आजम के हवाले से उनको हटाना, फिर नया किसको बनाया गया, और इस तरीके से मुल्क के अंदर जो वो नेट तो जब कल साहब रात गए, काफ़ी कॉल्स का सामना हुआ, खबर इस तरह से थी, अफवाह जो गर्दिश कर रही थी कि निगरान वज़ीर आज़म को हटाकर उस्मान बुज़दार को, सॉरी, मूसा नकवी को लेकर आ रहे हैं, और इस तरह की बात गश्त जारी है। तो रात को मुख्तलिफ कुछ पार्टी रहनुमाओं की कॉल्स आना शुरू होगी कि आपके पास कोई तस्दीक है, शरह दस्तूर पर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं। लेकिन कल साहब, इन अफवाहों के पीछे कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, क्या मकासद हो सकते हैं इसके? अब तो यही बनता है ना, जब आप नेट बंद करेंगे, जब जराए मुवासलात आप बंद करेंगे और इस तरह की चीजें होंगी, तो उसके बाद फिर क्या सराइयाँ, अफवाहों का बाजार तो गर्म होता है, और अफवाह फसाद जो हम्म। फैक्ट्री है वो भी अपना काम दिखाती हैं। अब होता क्या हम्म। कि इस तरह की जब आप अफवाहें फैलाते हैं एक मुनज़्ज़म एक मनसूबाबंदी के तहत, और आप ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं उन तक ये चीजें पहुंचती हैं, और वो उनके भी ऊपर कंसर्न होते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि किसी भी मुल्क के लिए या उस सिस्टम के लिए डिस्टेबलाइज करना उसका मकसद होता है। और उसका नतीजा फिर अगले दिन आप देखते हैं कि स्टॉक मार्केटों के अंदर या बाकी जो मामलात है, आपके कारोबारी जो है वो कितना किस हद तक ये शेयर्स की जो वैल्यू है ऊपर नीचे किस तरह होती है। तो ये मैं नहीं समझता कि इसमें कोई मुल्क की हमदर्दी या मफाद इसके अंदर जो है वो मख्फी होता है। ये चीजें जो है मजमूम मज़ाहिम के लिए ही फैलाई जाती हैं, और इसका रियासत को कोई फायदा तो नहीं होता, लेकिन नुकसान जरूर होता है, हम्म। और रियासत की क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। तो ये ऐसी नौबत क्यों आती है, या क्यों इसका जवाब पैदा किया जाता है, या इस जवाब के पीछे क्या मुहरकात या अवामिल होते हैं, ये तो फिर हुकूमत वक्त को ही देखना होता है। लेकिन दूसरी जानब आप देखें कि वज़ीर इत्तलात व नशरियात, चूंकि वो खुद भी साफी रहे हैं और उससे इससे पहले भी वो सरकारी ओहदे ले चुके हैं, जब पीपल्स पार्टी का दौर था डीजी रेडियो पाकिस्तान थे, अब वो जो है वज़ीर इत्तलात व नशरियात है। अब उन्होंने जो ट्वीट किया और जो सहाफत की जो है वो इकोनॉमिस्ट को उन्होंने सिखाने की कोशिश की है, उसके बाद जिस हम्म। तरीके से उनको क्रिटिसिज्म का सामना है। और दूसरी जानब कल साहब ये एक जो और बात इस भी है ना यहाँ पे, आपकी बात को मैं ज़रा आगे लेकर चलूँगा। इकोनॉमिस्ट में जिस तरह से बानी चेयरमैन ने कॉलम लिखा, वो बार बार शेयर कर रहे हैं इसको, बार बार हम पिछले हफ्ते से देख रहे हैं कि बार बार शेयर कर रहे हैं। आज बानी चेयरमैन ने बाकायदा तस्दीक भी कर दी कि वो मेरा कॉलम है, बहुत जल्द मेरी एक सोशल मीडिया पे तकरीर भी आ जाएगी, शायद वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो बात कर रहे थे उसकी। लेकिन इसके अलावा जो अहम बात या अहम सवाल है, दो जिस तरह से बार बार कॉलम शेयर किया जा रहा है बानी चेयरमैन का, इंटरनेशनल सतह पर ये कोई इसका प्रेशराइज कर सकता है? इलेक्शन अगर डिले करवाते हैं या बानी चेयरमैन की पार्टी को या उनको इलेक्शन से बाहर रखते हैं, तो इस तरह के कॉलम्स जो इंटरनेशनल सतह पे, इंटरनेशनल सतह पर उनकी पजीराई कर रहे हैं, ये क्या प्रेशराइज कर सकते हैं? क्या ये उनके लिए कोई सेफ हैंड साबित हो सकते हैं? देखिए, जारी बात है, पाकिस्तान के हवाले से जो इलेक्शन का एक प्रोसेस चल रहा है और उस हवाले से बहुत सारे उसके ऊपर उन्होंने सवालात उठा दिए हैं। अब मामला जो पाकिस्तान का अंदरूनी मामला था वो इंटरनेशनली जो है एक्सपोजर उसको जिस तरह मिला है उनके कालम के बाद, और तमाम जो भी ऑब्जर्वर है, इंटरनेशनल मॉनिटर है या अक़वाम आलम जो है, उन तक ये मामला पहुंचा है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन नहीं हो रहे, और एक पार्टी जो है उसको जो है वो क्रश किया जा रहा है या उसको साइडलाइन किया जा रहा है, और एक पार्टी जो है उसको इक़्तिदार में लाया जा रहा है। तो ये वो चीजें हैं जो हकायक या फैक्ट्स है, या जो जिस तरीके से वो दुनिया के सामने पहुंची हैं,
वो एक बड़ा अहम एक मौसर जरिया साबित हुआ है। और इससे पहले यही सोलंकी साहब जब नवाज शरीफ साहब जब सजा याफ्ता थे, तो इनके ट्वीट्स रिकॉर्ड पे मौजूद हैं कि इनका कहना था कि जो फंडामेंटल जो राइट्स है वो किसी सजा याफ्ता के भी जो है वो सलब नहीं किए जा सकते। वो हम्म। जरदारी साहब के हवाले से भी इनके इस तरह के ट्वीट्स मौजूद हैं। इनके इस तरह के ट्वीट्स जो है नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी मौजूद है। और फिर इसके बाद एक और मामला बड़ा अहम है कि जो पाकिस्तान के जो जेल मैनुअल जो रूल्स हैं या मैनुअल्स हैं उनके मुताबिक भी जो इस तरह के जो सियासी कैदी होते हैं, साबिक वज़ीर आज़म या वज़ीर आला, इस तरह की डिग्निटरीज होती हैं, उनके लिए हफ्ते में एक दफा जो है वो इंटरव्यू यानी उन आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं किसी के साथ भी। और इस तरीके से वो खत भी लिख सकते हैं। हर हफ्ते में एक खत लिखने की बकायदा कानूनी प्रोविजन मौजूद है। तो लिहाजा उसके होते हुए अगर उन्होंने ये लिख दिया है खत, तो जिस तरीके से इन्होंने एक वो आ बैल मुझे मार वाला मामला किया कि जिस तरीके से फिर बजाय इन्होंने चैलेंज किया या उनको साबित सिखाने की कोशिश की, लेकिन जिस तरीके से फिर इकोनॉमिस्ट जो है वो सामने और ट्विटर जो है वो मैदान में आए हैं, और उसके बाद वो तो एक छेड़खानी उन्होंने बना ली है कि चंद घंटों के बाद दोबारा फिर वो शेयर कर देते हैं। तो मुर्तजा सलंगी साहब जो है अब उनके पास कोई ऐसा आगे वो उनको यानी नहीं, समझ नहीं आ रही कि कल साहब मैंने मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा है कि मैं उनको ख़त लिखूंगा और सिर्फ अफसोस का इजहार करूंगा। बात जो है वो अफसोस तक पहुंच चुकी है। मसला ये है कि अब जो उन्होंने काम करना था वो तो कर लिया, लेकिन बजाय वो बाउंस बैक हो गया, उल्टा उनको लेने के देने पड़ गए। तो मामला ये है कि वो साबित सिखाते सिखाते खुद अब उनको जो है मामला अफसोस तक पहुंच गया है। तो अब ये जो चीजें हैं, मैं समझता हूँ कि ये जो केयर टेकर सेटअप होता है वो गैर जानबदार, उसको कम अज कम अगर नहीं भी है तो कम अज कम जाहिर तो उसको अपने आप को गैर जानबदार ही रखना चाहिए या जाहिर करना चाहिए। लेकिन हम्म। बदकिस्मती ये है कि यहाँ पे जो केयर टेकर सेटअप है वो पंजाब की बात हो, खैबर पख्तूनख्वा की हो, सिंध की हो, बलूचिस्तान की हो, या वफाकी जो निगरान सेटअप है, उसके अंदर जो उनके बयानात हैं वज़ीर आज़म से लेकर वज़ीरा आला तक और इस तरह फाकी और सूबाई वज़रा तक, वो खास एक जो है उससे स्मेल आती है या एक तसब जो है वहां से छिलकता तो खास है। एक जमात के हवाले से नजर आता है टुवर्ड्स एनी वन जमात जो है। और इसी एक जमात जो है उसके हवाले से जो मोहब्बतें हैं वो भी नजर खास मतलब नजर जाहिर आती होती हैं। हैं। ठीक है कल साहब, तो ये जो है एक किसी तो ये भी बात जी जिस तरह से हमने कॉलम की बात की कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब की तकरीबन छेड़ बना के रख दिया, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। दूसरी जानिब उस्मान बुज़दार इजाज़त इत्तेहाद सामने आ रहा है, जैजुल हक के साथ रिजवी से मुलाकात भी हुई, उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद से भी उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद आज उस्मान बुज़दार के साथ मंजर आम पे आए हैं। उस्मान बुज़दार भी तवील अरसे के बाद सामने आए हैं, तो नया इत्तेहाद मुस्लिम लीग नून के लिए टफ टाइम दे सकता है। इत्तेहाद क्या बनना है वो अजीब ही सी मिसाल है। मैं क्या दूं, मामला ये है कि वो उस्मान बुजदार या इजाजुल हक का इत्तेहाद है या वो टांगे की सवारियां भी नहीं है। इजाजुल हक मैक्सिमम अपनी एक सीट ले लें तो वो बड़ी बात है, और इस तरह उस्मान बुजदार जो है वो एक सीट अगर निकाल ले तो वही बड़ी बात है। इत्तेहाद उनके ने क्या डेट डालना है या क्या उन्होंने कोई इम्पैक्ट उसका क्रिएट होना है, लेकिन ये है कि एक इंतहाई एक मजाक और मज़ीक़ा खेज बात है कि वो बंदा जिसके लिए बानी चेयरमैन पीटीआई ने अपनी फाकी सूबाई हुकूमतें गिरा दी, खत्म कर दी, और उनको वो अपना जो है वसीम अकरम प्लस कहते थे, और आज जिस तरह की उसने गंद किया है, और मेरा ख्याल है सराइकियों के लिए, साउथ पंजाब के लोगों के लिए भी एक बाइस शर्मिंदगी बनकर वो बंदा जिसने इतने इकदार के मजे लूटे और वो सबसे हम्म। बड़े सूबे का वजीर आला रहा, लेकिन जब से वो पार्टी इक़्तिदार में गई उसके बाद वो रुपोश हुआ, और फिर कई महीने के बाद अचानक से पहले बलूचिस्तान से नमूदार हुआ। ना कभी वो किसी रैली में गया, 9 मई से पहले भी वो कौन सा किसी आपको जलसे जुलूस में या रैली में नजर आया। तो अब मामला बिल्कुल। ये है कि अब इस तरह से मेरा ख्याल ना ही नजर आते तो बेहतर था, कि जो उन्होंने आगे हरकत ये की है इससे मजीद भी जो लोग उनके एक आध परसेंट रह गए थे शायद एडमायर चेयरमैन बानी जो है बानी चेयरमैन पीटीआई की वजह से, वो भी मेरे ख्याल में मायूस ही हुए होंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से, जो कि जिस तरह से वो मंजरे आम पर आए हैं, और एक
वो जो वन मैन पार्टी है जो इजाजुल हक साहब की जो है, और ठीक है उसके कल साथ बैठकर प्रेस कल कॉन्फ्रेंस करना। साहब, हमारे पास खबरें और भी हैं डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमें छोटी सी ब्रेक लेनी है। छोटी सी और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। जिस तरह से बात जारी थी, उस्मान बुज़दार, इजाजुल हक और नया इत्तेहाद लेकर सामने आ रहे हैं, और इसी तरह से बानी चेयरमैन वो भी बार बार जो है इस हवाले से डिस्कशन कर रहे हैं इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन जैसे जैसे करीब आ रहा है, नए नए चेहरे, नए नए इत्तेहाद वो सामने आ रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं। क्या बानी चेयरमैन पीटीआई जो है वो भी इलेक्शन से पहले ग्राउंड में नजर आएंगे? इस हवाले से बात कर लेते हैं। कल साहब, इससे पहले शेख अब्दुल मलिक भी कह चुके हैं कि दो छोटे छोटे केसेस रह गए हैं, इसके बाद बानी चेयरमैन की रिहाई मुमकिन है। अजहर सिद्दीक भी ये क्या इसका इजहार कर चुके हैं। अजहर सिद्दीक कहते हैं कि 15 जनवरी की रात जो है 7 बजे से पहले बानी चेयरमैन जेल से बाहर होंगे। ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि बानी चेयरमैन की रिहाई आसान होती नज़र आ रही है आपको? देखिए, मुझे नहीं अब पता किस बुनियाद पर वो ये दावा कर रहे हैं, क्योंकि ये तो फैसला अदालतों ने करना है कि 15 जनवरी को उन्होंने बाहर आना है या 8 फरवरी के बाद आना है या पहले आना है। ये तो इख्तियार नहीं है किसी के पास भी, या मैं कोई बात इस तरह कर दूं ऐसे कि फलां डेट जो है उसको बाहर आ रहे हैं। इससे पहले देखें, बानी चेयरमैन के कोई बगैर भी इलेक्शन जो कैसा होगा? कोई देखे इलेक्शन, अगर आप देखते हैं बाद इलेक्शन से तो सवाल जरूर होते हैं, लेकिन ये अगर आप देखें कि 4 जो अभी हालिया इलेक्शन हुए हैं, 4 इलेक्शन, तो 4 इलेक्शन में से 3 इलेक्शन के अंदर जो है नून लीग एक बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है, लेकिन उसके सरबराह इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं उन्होंने किया। 2002 के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, 2008 के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, और 2018 के इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो 3 इलेक्शन के अंदर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद क्या उन इलेक्शन के नताइज में बनने वाली हुकूमतें, क्या उन्होंने हुकूमतें नहीं की? क्या उन इलेक्शन को नताइज को तस्लीम नहीं किया गया? तो अगर 3 इलेक्शन एक बड़ी जमात जो है उसके सरबराह के बगैर हो सकते हैं 4 में से, तो अगर एक इलेक्शन बानी चेयरमैन पीटीए के बगैर भी हो गया, तो बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते कि इस अगर 3 इलेक्शन 4 में से बगैर एक पार्टी के कायद के वो तस्लीम हो गए हैं, तो ये भी मैं नहीं समझता कि इसको तस्लीम ये कि बिल्कुल ये लेकिन कोई इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं होगा। थोड़ी सी बदली लग रही है। बानी चेयरमैन पॉपुलर तरीन लीडर बन के सामने आ रहे हैं, उनकी पार्टी भी काफ़ी ग्राउंड पे जो है वो पॉपुलर नज़र आ रही है, और जिस तरह से इस वक्त पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा उलझ चुका है, इस सिचुएशन में तो फिर हम नहीं काउंटर कर सकते ना कि जैसे पहले रहनुमाओं को बाहर छोड़ा गया, इनको भी बाहर छोड़ा जा सकता। फर्क ये है कि जो पहले जो नवाज शरीफ साहब वाला केस और बानी चेयरमैन पीटीए वाला केस थोड़ा डिफरेंट है। ना तो ये बाहर जाएंगे, ना ये डील करेंगे। उन्होंने बाहर भी जा किए और डील भी की, डीलें भी की। यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा मुश्किल पेश आएगी। और दूसरी बात ये है कि जो जिस तरीके से ये सारी चीजें गैर फितरी तरीके से की जा रही है और जमीनी हकायक के बरक्स जो चीजें करने की कोशिश की जा रही है, इसका नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि एंड बेनिफिशियरी जो है वो बानी चेयरमैन पीटीए या पीटीए की जमात होगी। देखिए, आप अवाम की जो सोचे हैं, उनकी ख्वाहिशात हैं, उनकी उमंगे जो है उन पर अगर कदगने लगाएंगे, उनके लिए घुटन ज़दा माहौल पैदा कर देंगे, उनको रास्ते उनके लिए आप बंद कर देंगे, उनके लिए ऑप्शन खत्म कर देंगे, तो वो एक लावे की सूरत में फिर बन के जब उभरता है ना, तो वो पहले से ज्यादा खतरनाक बन के चीजें सामने आती हैं। ये वक्ती तौर पर तो मैं भी अवाम को डरा धमका के खौफजदा करके ये हुकूमत या जो पार्टी इक़्तिदार में आने की ख्वाहिशमंद है, ये इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके शायद इक़्तिदार में आ भी जाए, मुसल्लत भी हो जाए, लेकिन अवाम ज्यादा देर तक इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और अवाम के सब्र का पैमाना जब लबरेज होगा, तो उसका नतीजा क्या होगा कि ये जो पार्टी इस तरीके से इन तरीकों से, अब देखे ना, सरदार मेहताब खान अब्बासी का जो बयान आया है कि नवाज शरीफ साहब का जो तरीकाकार है, जो इक़्तिदार में आने के लिए जो उन्हें ऑप्ट किया है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी मैं तो ऐसे जो जिनको हम इनकलाबी बना के पेश करने की कोशिश करते रहे, लेकिन बाद में वो खुद ही एक्सपोज होते रहे,
तो उनका ये लेकिन तरीका जो है ये लेकिन मैं खल इसको साहब, जिस तरह से इंडोर्स आपने नहीं कर बात की सकता। कि इक़्तिदार में आने की कोशिश कर रहे हैं मियाँ साहब, उन्होंने कहा नवाज शरीफ लाडले हैं, क्या वो सिलेक्टेड हैं? काशिफ अब्बासी साहब हमारे साथी एंकर्स हैं, उन्होंने सवाल किया है बिलावल भुट्टो से। तो बिलावल ने कहा कि इसका जवाब मैं अभी तक नहीं दे सकता, अभी इंतखाबात होना बाकी हैं, अभी इसका मैं नाम नहीं ले सकता। ये बयान बिलावल साहब का ऑन द रिकॉर्ड है। इसके अलावा एहसन इकबाल का इस बयान पर रद्द अमल सामने आया। वो कहते हैं कि वो अंडर ट्रेनिंग है, उनके वालिद भी कह चुके हैं, तो उन्हें अभी मैच्योर होने की ज़रूरत है। क्या समझते हैं बिलावल साहब, कोई भांडा फोड़ सकते हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो ने भांडा क्या फोड़ना है, कोशिश ही होती है, हर जमात होती है और हर लीडर जो होता है वो चाहता है कि उसकी जमात जो इक़्तिदार में आए और उसके लिए भाग दौड़ करता है। जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2018 के इलेक्शन से पहले भी बहुत बड़ी कैंपेन चलाई, बकायदा इस तरह लॉन्ग मार्च के अंदर उन्होंने एक्टिव लोगों को मोबिलाइज किया, और अहद इत्तेमाद की जब तारीख थी कराची से चलकर इस्लामाबाद तक, तो पंजाब के अंदर जो है बार बार वो आते हैं, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाते हैं, गिलगित-बल्तिस्तान के अंदर जाते हैं, बलूचिस्तान के अंदर और सिंध के अंदर। तो मामला ये है कि हर लीडर जो होता है वो अपनी पार्टी को मोबिलाइज करने के लिए और अपनी इंतखाबी जो होती है कैंपेन, उसके लिए फिर इस तरह के स्लोगन्स, नारे और वो जो चीजें हैं या दावे या दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को जमहूरियत पसंद दिखाने के लिए और दूसरे की जो है उसको किसी पर कंधों के ऊपर सवार होकर आने के लिए या उसको अपने आप को इलेक्टेड और दूसरे को सिलेक्टेड कहने के लिए, ये सारी पार्टियां इस तरह करती है और यही एक स्टैंड होते हैं इंतखाबी जो मरला होता है वहां पे। लेकिन बात फिर वही है कि क्या बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो इस पोजीशन में है कि वो पंजाब से नून लीग से ज्यादा कौमी असम्बली की सीटें ले ले, या वो बलूचिस्तान में दीगर जमातों से ज्यादा सीटें लेने की पोजीशन में है, या इस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा में दीगर जमातों जैसा वो सीट ले पाएंगे। तो जब ये सूरत हाल नहीं होगी तो सिंध तक जब महदूद होंगे तो वो फिर किस तरीके से क्लेम कर सकते हैं। अब मामला ये कि दिल तो हर एक का करता है कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूं और मेरी पार्टी इक़्तिदार में है, लेकिन बात फिर वही है कि अवाम किसको लाना चाहते हैं, अवाम किसको अपना लीडर मुंतखब करना चाहते हैं और उसके लिए जो है वो किस हद तक लेकिन कल साहब, हर कोई चाहता तो है कि वजीर आजम बने, रोल प्ले लेकिन यहाँ पे सिर्फ वजीर करता आजम है। की अब सीट के मसले नहीं है ना, यहाँ पे वजारतों भी के भी तो पंगे उस पड़े बात हुए पे हैं, भी बहुत सारी वजारतों के बड़े इतफाक बटोरे हो रहे हैं मौजूद ना। है, क्योंकि जो वोटर जो है देखिए, वजारतों की बंदरबंट अलहदा है और फिर दूसरी बात यह है कि वोटर जो है वो भी कंफ्यूज है, उम्मीदवार जो है वो मिल नहीं रहे, जहाँ वोटर है उसका उम्मीदवार नहीं है, जहाँ उम्मीदवार है वहां पे वोटर नहीं है। लेकिन ये सारी एक अजीब सी कंफ्यूजन बनी है और अभी तक भी 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले हतमी तौर पर कोई भी ये पार्टी क्लेम नहीं कर सकती कि वो इक़्तिदार में आ जाएगी और उसको इतनी सीटें मिल जाएंगी। ये अभी तो क्या सराइयां है, दावे है, बड़े बड़े बुलंदोबांग है, लेकिन अवाम जो है अगर वो निकल पड़ी और अवाम का अगर टर्नआउट बहुत ज्यादा हो गया, अवाम ने अगर ये ठान ली कि उसने अपनी मर्जी के मुताबिक जो है लोग हैं उनको ही अपने ऊपर मुसल्लत करना है और दूसरे को मुसल्लत नहीं होने देना, तो फिर तो ये सारी अभी तक जो सर्वे क्या सराइयां उसके उल्ट भी जा सकती हैं। और अगर अवाम मायूस होकर बैठ गए और उन्होंने ये समझ लिया कि जिसने मुंतखब होना है उसने ही होना है, हमारे वोट डालने या ना डालने से क्या फर्क पड़ेगा, और वो ट्विटर और सोशल मीडिया की अगर वो रहे महदूद, तो फिर तो जारी बात है जो आसानी से जो मामला लेकिन कल साहब एक इंतजार में वो और आ भी यहाँ जाएगी। पे लेकिन मामला अगर है बड़ी जिस तरह तादाद में से वहां निकल कर रिजेक्ट करने पर आ गए तो फिर बहुत जान के लाले पड़ जाएंगे उन जमातों को या उन सियासी शख्सियात को टफ जो टाइम कि हो सकता है, इक़्तिदार में आने के लिए या जी जी टफ टाइम हो सकता है। कल साहब एक तो बिल्कुल मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तक ये जी
टफ टाइम आ सकता है तमाम जमातों के लिए अगर तरीके इंसाफ के जो कारकुनान है या आवाम के एक बहुत बड़ा जमे गफ़ीर जो है वो इलेक्शन के में हिस्सा लेता है और अपनी मर्ज़ी का जो है वो कैंडिडेट सेलेक्ट करके अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट लाने के लिए अपने वोट को कास्ट करता है। कल सब इसके अलावा एक और भी चीज़ है ना, इलेक्शन तो बात की गेम है। इलेक्शन से पहले मुस्लिम लीग नून की बात कर दी जाए, मुस्लिम लीग नून ने जो इससे पहले जो दूसरी पार्टी से आए हुए लोग हैं उन्हें जगह दी, अपनी पार्टी के लोगों को साइड लाइन करना पड़ा। मिसाल के तौर पे हमारे सामने एक हल्का है तलाल चौधरी साहब का। तलाल चौधरी साहब एक जानिब खड़े हैं, दूसरी जानिब नवाब शरीफ वसील जो तरीके इंसाफ को खैर बात कह के मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए, उन्हें टिकट देना। इसी तरह से तरीके इंसाफ की अगर बात की जाए तो तरीके इंसाफ में भी अभी तक जो अभी टिकटों के अनाउंसमेंट से पहले फड्डे पड़ गए और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो बहुत सारा मसाइल खड़े हो गए। तो क्या इलेक्शन से पहले जो पार्टीज़ के अंदर एक भूचाल आया हुआ है, इसको पार्टीज़ कैसे फेस करेंगी? देखिए, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है और खास तौर पर सिर्फ दो पार्टियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। एक बना हुआ सबसे ज्यादा चैलेंज बना हुआ है नून लीग के लिए और दूसरा सबसे ज्यादा चैलेंज बना हुआ है पीटीआई के लिए। बाकी दीगर जमातें ऑलमोस्ट सारे अपने कैंडिडेट जो है फाइनल कर चुकी है। अब नून लीग के लिए ये मामला बना हुआ है कि जो नून लीग मुनर्रफ अरकान को एडजस्ट करने के चक्कर में है, लेकिन दूसरी जानब जो उनके अपने अरकान है वो उस पर बगावत करके वो सामने आ चुके हैं और उनका यही कहना है कि अगर आपने मुनर्रफ अरकान को नून लीग के टिकट दिए तो हम इस सीट एडजस्टमेंट के हक में नहीं होंगे, हम आजाद सीगत में इलेक्शन लड़ेंगे। ये सबसे बड़ा थ्रेट है नून लीग के लिए कि अगर नून लीग का जो आजाद बंदा अगर खड़ा हो गया और उनके टिकट होल्डर के सामने तो इसका फायदा तो जारी बात है फिर उठाएगी पीटीआई। तो ये सबसे बड़ा उनके लिए खौफ है। दूसरी तरफ जो पीटीआई है उसके लिए मामला ये है कि पीटीआई वाले जो है वो डिक्लेयर इसलिए भी नहीं कर पा रहे कि अगर डिक्लेयर करते हैं तो अब 8-8 10-10 लोगों ने जो कागज जमा करा दी और कैंपेन भी शुरू कर दी है और जो जिसको डिक्लेयर करते हैं वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है या उसका कोई मामला बन जाता है या वो विड्रा हो जाता है, तो फिर पिछले जो है वो डिसअपॉइंट होके वो आजाद सीगत में खड़े होते हैं या क्या उनकी सूरत बनती है। तो वो भी पीटीआई के लिए भी ये चैलेंज की हैसियत रख रहा है क्योंकि पीटीआई भी अभी बहुत सारे हलकों के अंदर जो है उसने टिकटों का अनाउंस नहीं किया। नून लीग जो है वो भी अभी लिंगर ऑन करती जा रही है। पहले दिसंबर के आखिर में उन्होंने कहा था, अब तो वो कहते हैं जनवरी के आखिर तक हम टिकटों का फैसला करेंगे। सूरत यहाँ तक पहुंच गई है। तो मामला ये है कि जब जनवरी तक आप टिकटों का ही फैसला नहीं कर पा रहे तो फिर आपने इलेक्शन क्या लड़ना है। तो फजल रहमान साहब तो वैसे ही इलेक्शन के ताखीर या मौखर करने के हवाले से ख्वाहिशमंद है, उनका तो ये भी मुतालबा कई दफा सामने आ चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो चीज हो रही है इससे ना तो कोई प्रॉपर इंतखाबी कैंपेन कर पा रहे हैं वो हल्कों के लोग। अभी आप देखें लाहौर में 1-2 दिन पहले जो है तक जो है क्लियर नहीं था कि किस हल्के से नून लीग का कौन बंदा इलेक्शन लड़ेगा। कई हल्कों से साद रफीक जो है कौमी असम्बली में उन्होंने कागज जमा कराए थे, कई हल्कों से सरदार याद सादक जो है उन्होंने कागज जमा कराए थे। यानी एक ही हल्के से सरदार याद सादक भी उसी से जमा करा रहे हैं कागज, साद रफीक भी उसी से जमा करा रहे हैं, तारड़ भी उसी से जमा करा रहे हैं, मरियम नवाज भी और इस तरह अली परवेज और इस तरह मतलब एक हल्के से 5-5 6-6 जो साबिक एमएनए उनके या विनिंग एमएनए जीवन के वो भी कई हल्कों से उन्होंने अपने कागज जमा कराए। तो अब जाके इसको लाहौर के अंदर क्लियर हो रहा है। इस तरह कुशाब, बकर, मियां वाली जो है वहां पर कौमी और सूबाई असम्बली में बहुत सारे उम्मीदवारों को नून लीग जो है टिकट नहीं उनके अनाउंस कर रही और यहाँ तक भी कि वहां पे ये भी रद्द-ए-अमल सख्ती से एक आ रहा है कि अगर नून लीग का किसी को टिकट दिया गया, उनके जो मजबूत उम्मीदवार भी हैं वो भी नून लीग के टिकट की वजह से उनकी पोजीशन मजीद कमजोर हो सकती है। लिहाजा वहां पे या तो वो आईपीपी से सीट एडजस्टमेंट करने को तरजीह दे रहे हैं या अपने ही उम्मीदवारों को आजाद हैसियत में वो खड़ा करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिसका नून लीग को भी इस हवाले से चैलेंज का सामना है और इस तरीके से पीटीआई के हवाले से भी अभी बहुत सारे हलकों के अंदर जो है टिकटों का मामला जो वो फाइनल नहीं होते। आखिरी सवाल है हमारा इस वक्त तरीके इंसाफ के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो इसको फेस करते आ रहे हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ का इंतखाबी निशान बदला। अब सुप्रीम कोर्ट से रजू किया गया। लतीफ़ खोसा ने आज काजी फ़ायज़ ईसा के सामने बयान किया इस मामले को, तो उन्होंने इस्तफ़सार किया
कि कौन से निशान की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्टी का इंतखाबी निशान बल्ले की बात कर रहा हूँ। तो इस पर काजी फ़ायज़ा ने कहा हाँ जी, अब तो आप बल्ले की तरफ आ गए। मतलब उनका ये कहना था कि आप पीपल्स पार्टी से अब तरीके इंसाफ में आ गए। तो इस वक्त बल्ले का निशान तरीके इंसाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है लेने के लिए। तरीके इंसाफ क्या बल्ले का निशान ले पाएगी सुप्रीम कोर्ट से? कानूनी तौर पे क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि पार्टी अगर कोई भी होती है, ये गैर जमाती इंतखाब तो हो नहीं रहा। जब आप जमाती बुनियादों पर इंतखाब करा रहे हैं तो हर पार्टी का ये बुनियादी हक है, उसका फंडामेंटल ये राइट है कि उसका इंतखाबी निशान हो, और जो माजी में उसका इंतखाबी निशान है वही उसको कंटिन्यू करे। तो जब आपकी जमात की एग्जिस्टेंस मौजूद है, सेनेट के अंदर वो मौजूद है, इस तरीके से कौमी असम्बलियों में, कौमी असम्बली या सूबाई असम्बलियों में भी वो बड़ी तादाद में मौजूद थी, हुकूमत उसने बनाई, और अब उस जमात को अगर इंतखाबी निशान से हम महरूम करते हैं तो फिर ये फेयर प्ले तो नहीं होगा। इसको किसी सूरत भी, ना तो पाकिस्तान में और ना अक़वाम आलम में इन इंतखाबात को, ये इस प्रोसेस को फिर फ्री एंड फेयर जो है कहा जाएगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी ये चाहिए कि जो इंतखाबी निशान है जिस पार्टी का जो भी है, मेरा ख्याल है कि उसको रहना चाहिए। और अगर अगर सियासी जमातों पर, जमाती बुनियादों पर इंतखाबात हो रहे हैं तो फिर हर जमात जो है उसका बुनियादी हक वैसे है कि यहाँ पे उसको एक और इंसाफ बात मौजूद भी हो। है ना, अगर काजी फायज ईसा अगर ये फैसला कर देते हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ के हक में और बल्ले का निशान जो है वो दे देते हैं, तो जो माहौल है वो साजगार किया जा सकता है। पहले अब जो फैसला है, आज का फैसला, उससे तरीके इंसाफ नाखुश नज़र आती है उनके वर्कर्स। अगर बल्ले का निशान दे देते हैं तो मेरे ख्याल में वो बैलेंस कर पाएंगे तरीके इंसाफ के वर्कर्स के लिए। क्या कहते हैं? देखिए, वो तो आपके अपने हवाले से बात है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को बैलेंस की बजाय या बैलेंसिंग फैक्टर की बजाय उसको देखना होता है आइन कानून के मुताबिक इंसाफ पर मबनी फैसले होने चाहिए। तो अगर इंसाफ पर मबनी, तो मुझे तो यही लगता है कि इंतखाबी निशान किसी भी सियासी जमात जो है उसे नहीं छीना जाना चाहिए। उसको पूरी दीगर जमातों की तरह उसको भी इक्वल जो अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और अगर ये नहीं दिया जाएगा तो इसका नुकसान होगा कि ज्यादा एक और ज्यादा इसका रिएक्शन आएगा, ठीक है। और ज्यादा आप जो है इसका रिएक्शन आएगा, और अल्टीमेटली ये बाद में ये जो मौजूदा जो सियासी जमातें हैं या जो सिस्टम है, जो जिस तरह हुकूमत को अगर आएगी तो उसके लिए ये ज्यादा चीजें जो है खौफनाक एक हवा बनकर सामने आएंगी। और फिर उसके ठीक बाद है। फिर एक जो बाल दफा होता है कि जो ठीक है आज खान साहब, जमातों की एक पोजीशन है प्रोग्राम का शायद ख़त्म वो भी हुआ ना है। रह पाए। खान साहब, प्रोग्राम का जो है वक्त ख़त्म हुआ है। आपका जो है गुफ्तगू, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कल किसी को डिस्कस करेंगे क्या कहते हैं। लेकिन सूरत हाल नाज़रीन आपके सामने रखी है। बल्ले के निशान के लिए तरीके इंसाफ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में खड़ी है, और बल्ले का निशान अगर तरीके इंसाफ को दे दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। साबिका तौर पर अगर देखा जाए तो उन्होंने गवर्नमेंट बनाई है और सेनेट के अंदर उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। तो इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट अगर फैसला करती है तो उम्मीद है काजी फायज़ा से तरीके इंसाफ के वर्कर्स को कि वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसला करेंगे। बैरिस्टर गौर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर चुके हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम ख़त्म हो जाता है। अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद असद कल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।